अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं केमिया डिजिटल की तरफ से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ये केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है, इसको किस तरह डिफ़ाइन किया जा सकता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ते हैं और उन चीज़ों को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरह से पढ़ते हैं। तो आते हैं सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन की तरफ। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसको इस तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of composition, structure, properties, synthesis, and applications of all the elements and their compounds except hydrocarbons and their derivatives is called inorganic chemistry. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन तमाम एलिमेंट्स और इनके कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे जो हाइड्रोकार्बन्स और इनके डेरिवेटिव्स के अलावा हों। तो वो तमाम एलिमेंट्स और इनके कंपाउंड्स को हम किस तरह से स्टडी करेंगे? तो इन एलिमेंट्स और इनके कंपाउंड्स की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, सिंथेसिस और एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। तो आते हैं वीडियो के उस सेक्शन की तरफ जहां हम ये सीख लेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसी मैटर को कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी मैटर को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें उस मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना होगा ताकि ये प्रूव हो जाए कि ये मैटर जो हमने लिया था ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। अब हमें ये किस तरह पता चलेगा कि ये मैटर ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? तो इससे पहले हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी ऑर्गेनिक मैटर के प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में इल्म होना चाहिए। अगर आप इसके बारे में जानते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं तो फिर ठीक है। अगर नहीं जानते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है जिसमें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। इसके बाद अगर वो मैटर हमने चेक कर लिया कि ये इनऑर्गेनिक है तो हम इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम उस मैटर की सिंथेसिस और उसके एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैटर को स्टडी करने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। उस एग्ज़ाम्पल के ज़रिए हम ये समझाएंगे कि किस तरीके से हम उस मैटर को हम स्टडी कर सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं अमोनिया की। अब हम अमोनिया को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरह स्टडी करते हैं इसको अगले सेक्शन में हम समझाएंगे। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमोनिया को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें अमोनिया की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना होगा ताकि हमें ये पता चले कि ये अमोनिया का जो कंपाउंड है या अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अगर हमें ये पता चल जाए कि अमोनिया का जो कंपाउंड है, मैटर है, वो ऑर्गेनिक है तो हम इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं कर सकते। अगर हमें ये मालूम हो जाए कि ये इनऑर्गेनिक है तो हम इसकी सिंथेसिस और एप्लीकेशन को मज़ीद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमोनिया को स्टडी करते हैं। तो अमोनिया को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हुए सबसे पहले हम उसके कंपोजिशन की तरफ आते हैं। तो अमोनिया की कंपोजिशन को स्टडी करते हुए हम ये जानते हैं कि अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है वो दो कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स से बना है। एक कंस्टिट्यूएंट जो है वो नाइट्रोजन है और दूसरा कंस्टिट्यूएंट जो है वो हाइड्रोजन है। और उनके दरमियान जो रेशो है एटम्स के दरमियान, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो रेशो है वो 1:3 है। और चूंकि हम ये भी जानते हैं कि अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं है, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये इनऑर्गेनिक मैटर हो सकता है। अब आते हैं अमोनिया के स्ट्रक्चर की तरफ।
तो अमोनिया के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हुए हम ये भी जानते हैं कि अमोनिया का एक मॉलिक्यूल जो है उसमें 3 हाइड्रोजन अटैच हैं किसी सेंट्रल नाइट्रोजन एटम के साथ, जिसके दरमियान 107.8 डिग्री एंगल है और इसकी जो शेप है वो ट्राइगोनल पिरामिडल है और इसके मॉलिक्यूल का साइज़ जो है 0.326 नैनोमीटर है। अब आते हैं अमोनिया के प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी अमोनिया की यह है कि अमोनिया एक कलरलेस गैस है विद पंजेंट स्मेल। इट डज़ नॉट टेक पार्ट इन कंबस्शन रिएक्शन, यानी ये किसी कंबस्शन रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। ये अमोनिया जो है ये वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है और ये नॉन फ्लेमेबल गैस है। अगर इसकी टेम्परेचर 1204 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाए तो ये शोला पकड़ सकती है, वैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे ये शोला नहीं पकड़ सकती। तो इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हुए हमें ये पता चल गया कि ये जो अमोनिया है ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये कंबस्शन रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है, यानी वहाँ हल नहीं हो सकता, जो कि वाटर में हल होता है। वाटर चूँकि एक पोलर सॉल्वेंट है उसमें हल हो सकता है। और चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली फ्लेमेबल हैं और ये चूँकि नॉन फ्लेमेबल है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं उनकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ के बेस पे कि ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अब चूँकि हमें ये मालूम हो गया कि अमोनिया का मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसलिए हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको मज़ीद स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले इसकी सिंथेसिस को स्टडी करते हैं। अमोनिया को कमर्शियल बेस पे यानी बड़े पैमाने पे हेबर्स प्रोसेस के ज़रिए प्रिपेयर किया जा सकता है, सिंथेसाइज किया जा सकता है। और ये हेबर प्रोसेस क्या है? हेबर प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हवा से लिक्विफाई करके अलग किया जाता है और फिर लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड हाइड्रोजन को डायरेक्टली कंबाइन किया जाता है किसी हाई प्रेशर के अंडर और किसी एक कैटलिस्ट की मौजूदगी में वो दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो फिर अमोनिया का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये हो गई अमोनिया की सिंथेसिस, जिसमें हमने ये पढ़ा कि अमोनिया को हम किसी लैबोरेटरी में या किसी कारखाने में किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब आते हैं अमोनिया के एप्लीकेशंस की तरफ, यानी यूजेस की तरफ कि अमोनिया को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। यूँ तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं अमोनिया के, लेकिन हमने इधर कुछ थोड़े से ज़िक्र किए हैं समझाने के लिए। इट इज़ वाइडली यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र। इसको खाद के तौर पर यानी फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि इसको फर्टिलाइज़र बनाने में मेन इंग्रेडिएंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव्स। इसको एक्सप्लोसिव्स के बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सोडा ऐश। जब हम सोडा ऐश बनाते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो उसके प्रिपरेशन में अमोनिया का भी इस्तेमाल होता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन दी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। इसी तरह जब हम लेबॉरेटरी में या कमर्शियल बेस पे नाइट्रिक एसिड बनाते हैं तो वहाँ भी हम अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आते हैं वीडियो के उस सेक्शन की तरफ जिसका नाम है सेल्फ असेसमेंट, यानी खुद का जायज़ा लेना। तो इस हिस्से में एक क्वेश्चन दिया गया है और वो ये है कि डिस्कस दी कास्टिक सोडा इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड कमेंट सेक्शन। तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि कास्टिक सोडा को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे स्टडी कर सकते हैं, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसको किस तरह सिंथेसाइज किया जा सकता है, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, क्या ये इनऑर्गेनिक मैटर है या इनऑर्गेनिक मैटर है। तो आखिर में वीडियो
अगर आप इस वीडियो से मुतमईन हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और सबसे आखिर में वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे आखिर में वीडियो देखने का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया।